हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 18 अगस्त 2026 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज बेसिकली ये दो आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इन आर्टिकल्स पर चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा एज़ यूजुअल आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखते हैं और उसके बाद फिर इन आर्टिकल्स पर आएंगे। तो चलिए फ्रंट पेज देखते हैं। तो ये बेसिकली आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और यहाँ पर ऐसा कुछ वैसे खास नहीं दिया हुआ है, जस्ट एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। बीजेपी जो पार्टी है उसमें उनके जो अपने इंटरनल आप कह सकते हैं जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें कुछ यहाँ पर बदलाव किया गया है और जो सबसे प्रोमिनेंट आप कह सकते हैं कि नाम है दैट इज़ स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी जो पहले लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुकी हैं, है ना, उनको वापस से जो है वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी यानी कि राष्ट्रीय महासचिव का पद जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा हमारे लिए कोई और खास बात नहीं है। एक और काफ़ी चर्चित व्यक्ति जो हमेशा मतलब बहुत आए दिनों आप कह सकते हैं कि न्यूज़ वगैरह में रहते हैं, जिनका नाम है अमित मालवीय। अमित मालवीय बेसिकली बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसके नेशनल चीफ माने जाते थे। ठीक है, अब इनको जो है इस पद से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दो आर्टिकल्स मैंने आपको दिखाए उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छे आर्टिकल्स हैं दोनों ही और एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल्स हैं, तो सीधे हम लोग वहीं पर चलते हैं। ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एक तो नासा जो है वो अपना मून पर एक बेस बनाने का प्लान चल रहा है और इसके लिए इंडिया को जो है वो इनविटेशन दिया गया है। तो इंडिया को क्या मिलेगा अगर इंडिया जो है वो इस नासा का जो ये मिशन है, जो प्लान है, अगर इसमें इंडिया ज्वाइन होता है तो इंडिया को क्या फ़ायदे होंगे, तो उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सॉरी, तो यहाँ पर इंडिया को एक रीसेंट न्योता या इनविटेशन दिया गया है नासा का मून बेस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली इसरो की दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास या हिस्ट्री में एक काफ़ी महत्वपूर्ण या टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित हो सकता है। ठीक है, वन दैट कैन पोटेंशियली पुट इट ऑन एन एंटायरली डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री। मतलब इससे डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में हम लोग कैसे आएंगे, वो इसका मतलब जो सेंस है कहने का वो ये है कि इससे बेसिकली हमारे वहाँ जो मतलब हमें टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा होगा इससे। ठीक है ना। अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ये जो इनविटेशन इंडिया को या इसरो को दिया गया है वो सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी जो है वो आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन किया हुआ है। ठीक है, और इंडिया जो है वो यूएस के साथ कई सारी उसके जो स्पेस फ्लाइट मिशंस हैं उसको लेकर पार्टनरशिप उसकी है अमेरिका के साथ। तो इसलिए इस तरीके का इनविटेशन इसरो को मिलना कोई आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन फिर भी पिछले लगभग 2 सालों में जो दोनों देशों के बीच के जो रिलेशनशिप रहे हैं, ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। तो और वो मतलब वो जो टैरिफ वगैरह वाला इशू था उससे रिलेशंस थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि वॉलेटाइल ज़्यादा हो गए थे। तो दिस इनिशिएटिव टू फोर्ज अ क्लोजर पार्टनरशिप ऑन स्पेस इज अ रिफ्रेशिंग मूव। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप की जा रही है, क्लोज पार्टनरशिप की जा रही है स्पेस को लेकर, ये एक नया कदम है एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्केल और एम्बिशन की बात करें तो ये जो मून बेस्ड प्रोग्राम है ये कितना बड़ा है, इसको हम सिर्फ अपोलो मिशन से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब इसका स्केल या मिशन एम्बिशन जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा मानव जाति या ह्यूमैनिटी के ऊपर या फिर हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के ऊपर, उस मामले में या उस लिहाज से आप कहें कि ये बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंशियल या बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। ठीक है, हालांकि इसका वैसे कोई बहुत बड़ा स्केल नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में होगा क्या, मतलब क्या इसमें प्लानिंग है। प्रोग्राम में ये होगा कि मून पर एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जा सकते हैं, रोबोट्स जा सकते हैं, है ना, लंबे समय तक वहाँ पर जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये बेस जो है ये कई सारे स्टेजेस में बनेगा ओवर सेवरल ईयर्स। ऐसा नहीं है कि एक बार में चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, लंबा टाइम इसमें लगेगा। और इससे बेसिकली क्या होगा, मतलब ये क्यों बनाया जा रहा है, ताकि रिसर्च फैसिलिटेट हो सके और लूनर रिसोर्सेज का हम एक्सप्लोर कर सकें और उनका यूज़ या एक्सप्लोरेशन जो है वो भी कर सकें। और अभी तक अगर हम बात करें तो ये मोस्ट चैलेंजिंग इंजीनियरिंग एक्सरसाइज होगी पॉसिबली। मतलब अभी तक की आप ये मान सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण एनर्जी इंजीनियरिंग एक्सरसाइज होगी जो अभी तक हम लोग करेंगे। इसमें मून पे कई सारे ट्रिप्स लगाने होंगे और वो भी मतलब कुछ क्रूड मिशन होंगे जिसमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाएंगे, है ना, कुछ रोबोटिक मिशन होंगे। और अभी तक का ये सबसे महंगा कॉस्टलीस्ट साइंटिफिक प्रोजेक्ट जो है वो हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि नासा जो है वो और देशों को इसमें शामिल कर रहा है। उसके पीछे
मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उसका गुडविल जेस्चर तो जो दिखा रहा है ऑन द आउटसेट, कि बाहर से लग रहा है कि अमेरिका जो है वो या नासा जो है वो और देशों का साथ ले रहा है, तो एक गुडविल जेस्चर दिखा रहा है। बट उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट और भी है, और वो पॉइंट ये है कि नासा जो है वो इस स्थिति में या इस पोजीशन में नहीं है, और वो ये वाकई में नहीं चाहता कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, या जो ये मिशन है वो पूरा का पूरा खुद से एग्जीक्यूट करे। ठीक है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसका जो बजट है वो काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है, और सारा का सारा जो उसका हार्डवेयर प्रोडक्शन है वो भी अभी प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। तो इसीलिए जो है वो चाहता है कि और देश इसमें जुड़े एज अ पार्टनर। ठीक है, बोथ इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्री टू कोलैबोरेट विद, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब और देश भी, और जो प्राइवेट सेक्टर है या जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी उनसे जुड़े और कोलैबोरेट करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। ठीक है, तो जिन 70 देशों ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ऑलरेडी साइन किया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी अपनी विलिंगनेस दिखाई है कि वो इस कोलैबोरेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसमें कुछ ऐसे मेजर कंट्रीज हैं, ठीक है, जो स्पेस के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, जैसे कि जापान हो गया, ठीक है, इंडिया ऑब्वियसली, साउथ कोरिया, इजराइल, और इसके अलावा कई सारे यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब सिर्फ 6 सालों में जो ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स है, that has come up as a unique grouping of countries interested in exploration of outer space. बेसिकली आर्टेमिस अकॉर्ड्स ऐसे देशों का एक समूह या एक ग्रुप है जो आउटर स्पेस के एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड है। ठीक है, उनका एक यूनिक ग्रुपिंग है। हालांकि ये जो अकॉर्ड्स है इसमें कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और गुड प्रैक्टिसेस दी गई हैं, मतलब उसमें दिया है कि ये आपको फॉलो करना है, जो कंट्रीज ने एग्री किया है कि वो अपनी इस स्पेस एक्टिविटीज़ में फॉलो करेंगे। लेकिन फिर भी इस ग्रुप को जो है वो एक यूएस लेड कैंप के रूप में देखा जाता है, कि ऐसा एक कैंप जिसको यूएस लीड कर रहा है, और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन और एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मतलब आउटसाइड ऑफ द अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ को लेकर ये खुद के अपने नियम या रूल्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जो इस तरीके के मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स हैं, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स, उनको बाईपास करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और दो जो बड़ी स्पेस पावर्स हैं, अगेन रशिया एंड चाइना, वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। और ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो उससे ये जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, कि ये आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली एक यूएसए लेड एक कैंप है, एक ग्रुपिंग है, और ये जो इंटरनेशनल आप कहिए जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ना, या जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज का यूज़ या एक्सप्लोरेशन है, उसको लेकर ये खुद के रूल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं मतलब सही साबित होती है, क्योंकि रशिया और चाइना जैसी जो दो मेजर स्पेस पावर्स हैं ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा है कि इंडिया जो है वो पारंपरिक तौर पर ट्रेडिशनली इंडिया जो है वो इस तरीके के किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट दिखाई देता है। रिलक्टेंट मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देता है, ठीक है, इच्छुक नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन हुए हैं उसमें इंडिया जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिग्नेटरीज था। ठीक है, 27th नेशन के रूप में ज्वाइन किया था इंडिया ने 2023 में। हालांकि अभी इसरो की तरफ से कोई इस बात का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद है या चांसेस हैं कि इसरो जो है वो ये मून बेस्ड प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा। ठीक है, नासा की तरफ से इन्विटेशन या न्योता आया है, अब इसरो इसको मतलब इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा ही, मोस्ट प्रोबेबली लाइकली चांसेस हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब इसके बाद ये लिखा है कि इट मेक्स एमिनेंट सेंस फॉर इट टू डू सो। ठीक है, मतलब ऐसा करना जो है वो उसके लिए एक सेंस की बात भी लगती है। किसके लिए? इंडिया के लिए या इसरो के लिए। देखो, इसरो के खुद भी प्लान है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस के, गगनयान मिशन वगैरह जैसे है। ठीक है, और इंडिया भी चाहता है कि अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करना, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, है ना, और ह्यूमन को मून पे लैंड कराने का भी इंडिया का प्लान है। तो इसलिए अगर हम इस मून बेस इफेक्ट मतलब ये जो मून बेस प्रोग्राम है अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका मिलेगा कि हम इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स मिशंस हैं, ठीक है, उनमें उनकी प्लानिंग और उनके एग्जीक्यूशन में हमें एक बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस मिलेगा इस तरीके के प्रोग्राम से, है ना। और हमारा जो मैंने बताया शुरुआत में कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हम एक लंबी छलांग जो है वो लगा पाएंगे। और इसरो ने जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट की हैं कि वो इस तरीके के जो मिशंस हैं वो खुद से भी एग्जीक्यूट कर सकता है ना, लेकिन उसके लिए समय लगता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जैसे आपको याद होगा कि एक बहुत ही ऐसा प्रोमिनेंट मिशन जो इंडिया ने या इसरो ने खुद से जो है वो एग्जीक्यूट किया था, दैट वाज मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, जहाँ पर बहुत कम देश अभी तक पहुँच पाए। या फिर सिमिलरली अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, ठीक है, कि साउथ पोल में लैंड करने वाला, तो हमने कुछ ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स मिशंस हैं जो हम खुद से भी एग्जीक्यूट हमने किए हैं और हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। बट उसमें दो कंस्ट्रेंट है, पहला तो यही कि समय ज़्यादा लगेगा,
और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा भी लगेगा। ठीक है, अब स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच रहा है जहां पर अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में 10 साल का गैप होता है तो इस ऐसी स्थिति में कोई भी देश जो है वो बहुत पीछे जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि हम इस तरीके का मिशन जो है वो खुद से एग्जीक्यूट करने का प्लान करते हैं, ठीक है, इसरो हमारी गवर्नमेंट मिलके खुद से प्लान करती है, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मनी। चलो मनी तो मान लो सरकार की तरफ से मिल गया, बट टाइम तो मतलब इनएविटेबल है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपको मान लीजिए 10 साल लगते हैं और बाकी देश जो है वो मान लीजिए अगले 1-2 साल में इस तरीके के मिशन से अकम्प्लिश कर लेते हैं। तो हम ऐसे मतलब समय ऐसी स्थिति पे है कि ऐसे टाइम में हम 10 साल पीछे हो जाएंगे, है ना, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि इट वुड नॉट मेक द इकोनॉमिक सेंस टू री इन्वेंट द व्हील। और ये एक इकोनॉमिक सेंस भी नहीं बनता कि री इन्वेंट द व्हील, मतलब जो चीज़ पहले से स्टैब्लिश है हम उसको दोबारा से जो है वो इस जिद पे है कि हम खुद से करेंगे, हम उसको दोबारा करें, है ना, उसके लिए पैसा ज़्यादा लगेगा, तो ये इकोनॉमिकली सेंसिबल भी नहीं है। इसरो का जो करंट प्लान है वो है एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का। ठीक है, कि ह्यूमन को जो है वो स्पेस में भेजा जाएगा इंडिपेंडेंट तरीके से। मून लैंडिंग प्रोग्राम है, और जो ये फुल फ्लेज्ड स्पेस स्टेशन है, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, ये तीनों के तीनों प्लान्स इंडिया के काफ़ी एम्बिशियस है। ठीक है, और इस बात में कोई डाउट या शंका नहीं है कि इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ होना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट इंडिया वुड हैव द साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रैशनल फॉर रनिंग दीज सस्टेनेबल ऑन। लेकिन वही बात है कि समय और पैसे को अगर हम ध्यान में रखें तो ये चीज़, इस बात को लेकर कोई तर्क नहीं है, ठीक है ना, कोई तर्क नहीं है कि हम ये सारे के सारे प्लान्स जो है वो खुद से रन करें। ठीक है, जैसे भारत अंतरिक्ष स्टेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसरो के पास हालांकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस तरीके का स्पेस स्ट्रक्चर खुद से, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बना सके। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट इंडिया वुड हैव इन अबाउट अ डिकेड्स टाइम a scientific ecosystem hungry enough to need an entire space station for its own use all year round। लेकिन अगले एक दशक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना, कि हमारा साइंटिफिक इकोसिस्टम इतना हंग्री होगा कि हमें खुद का स्पेस स्टेशन चाहिए जिसमें हम साल भर काम करें। जैसे अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें हर देश के जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वो जाते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना, वो एक तरीके से आप कहिए कि जॉइंट मिशन है। तो इंडिया को कोई ऐसे स्पेस स्टेशन की ज़रूरत अगर हम बना भी लेते हैं तो हम उसका साल भर तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश का कोई साइंटिफिक इकोसिस्टम इतना ज़्यादा तो नहीं बदल जाएगा अगले 10 सालों में, है ना। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हमें एक ऐसा शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस तरीके का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक सेपरेट फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम बनाते हैं खुद का, ठीक है, लूनर एक्सप्लोरेशन का, तो वो भी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा होंगी, मतलब जो लीडिंग इकोनॉमी और जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका जैसे देश के लिए भी वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट है, तो इंडिया के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो कि मल्टीपल पैरेलल गोल्स चेस कर रहा है ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि हमारी सरकार का जो अभी सबसे बड़ा आप कहिए कि मंत्र है या जो हमारा फ्यूचर का जो विजन है वो क्या है, विकसित भारत 2047 वाला। तो उसके लिए ही पहले हमें काफ़ी सारे अपने रिसोर्सेज जो हैं वो वहाँ लगाने हैं। तो इसलिए हम इस तरीके के मिशन में और जिस स्केल पर रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि द कंसर्न्स अबाउट ज्वाइनिंग इंडिया व्हाट अपीयर्स लाइक अ यूएस लेड ब्लॉक माइट बी ओवरस्टेटेड। ठीक है, कि जो मतलब इस बात को लेकर जो चिंताएं हैं कि इंडिया जो है वो एक ऐसा ब्लॉक या एक ऐसा ग्रुप जिसको यूएस लीड कर रहा है उसको ज्वाइन करेगा, तो उसको लेकर जो कंसर्न्स या चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट की जा रही हैं। ठीक है, आर्तेमिस अकॉर्ड जो है वो कोई भी जियोपॉलिटिकल या किसी मिलिट्री कैंप की तरह नहीं है। ठीक है, स्पेस जो है वो, पहली बात, स्पेस इज नॉट एन एडवर्सरियल, मतलब कह सकते हैं कि जगह स्पेस, ठीक है, मतलब स्पेस जो है वो कोई एडवर्सरियल सिचुएशन में नहीं है। अगर मान लीजिए यूएस जो है वो मून पे लैंड कर जाता है बाकी देशों से पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वहाँ के किसी एरिया का या रिसोर्स का जो है वो कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, और इससे ऐसा भी नहीं है कि चाइना या रशिया जैसे देशों के इंटरेस्ट को कुछ तरीके से मतलब नुकसान होगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो भी मतलब अपनी उनकी खुद की पार्टनरशिप के थ्रू वो भी मून पे लैंड करना चाहते हैं। तो अमेरिका अगर पहले लैंड कर गया तो ऐसा नहीं है कि उससे किसी और देश के कुछ इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, मून जो है वो काफ़ी बड़ा है और उसके रिसोर्सेज जो है वो भी काफ़ी अबेंडेंट है। ठीक है, वो सभी पार्टीज़ के मतलब सभी देशों के जो एफर्ट्स हैं उसको सपोर्ट कर सकता है, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर या फोर्सिएबल इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है,
तो अगर अभी ये जो करंट ट्रेंड चल रहा है इसमें डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि गो इट अलोन, कि खुद से करेंगे हम ये चीज़ें, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, क्लीन एनर्जी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन है वो मून के केस में या स्पेस के केस में जो है वो अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई सप्लाई चेन का या कोई रिसोर्सेज कोई के ऊपर डोमिनेशन नहीं है, या कोई रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। जैसे मतलब सेमीकंडक्टर को लेकर हम बात करें तो चाइना वगैरह जो है वो इसमें इशू क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लीन एनर्जी को लेकर हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो गया। तो इस तरीके की मतलब धरती पर काफ़ी इस तरीके की जो ग्लोबल वॉर्स हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, बट स्पेस के मामले में या मून के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो चाहे वो आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करना हो या फिर ये जो मून बेस प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करना हो, इससे बेसिकली हमारा जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेस कोऑपरेशन है रशिया के साथ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मतलब उससे वो खत्म नहीं होता है। लेकिन इसरो को ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि यूएस के साथ कोलैबोरेट करने के साथ साथ वो अपने जो खुद के टारगेट्स हैं, ठीक है, उनको मतलब जो खुद के टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको दरकिनार ना कर दे, उनको इग्नोर ना करे। और यूएस का जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर ना हो कि हम मतलब ओवर डिपेंडेंस हो जाए उसके ऊपर। ठीक है, अति ज़्यादा निर्भर हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। The accords do emphasize on development of interoperable systems, but it is not a major restriction for ISRO, which is just beginning to develop these systems. ठीक है, मतलब आर्टेमिस अकॉर्ड्स में ये लिखा गया है कि आप इंटरऑपरेबल सिस्टम्स बनाएंगे। इंटरऑपरेबल सिस्टम मतलब जिसको एक दूसरे के मतलब देश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इसरो के लिए कोई बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके के सिस्टम्स उसने डेवलप करना अभी शुरू किया है। तो इसलिए फॉर द स्पेस कोऑपरेशन विद द यूएस, so the space cooperation with the US is a major opportunity for ISRO to fast track its project timelines and to get the frontiers of technology development. तो बेसिकली यूएस के साथ इस तरीके के स्पेस कॉर्पोरेशन हमारे लिए, इसरो के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस हैं उनमें तेज़ी ला सकते हैं और जो मेन या फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, इससे बेसिकली बहुत सारे स्पिन ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे अक्रॉस द सेक्टर्स कास्केडिंग डिविडेंड्स, मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को जो है वो भी कई सारे सेक्टर जो इससे जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, उनको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इसमें टाइमलाइन भी दी गई है। अगर ये भी हम देखें तो इसका जो फेज़ 1 है, इस पूरे के पूरे मेन मून बेस प्रोग्राम का जो फेज़ 1 है, इसमें जो पहला फेज़ है वो अभी से लेकर 2029 तक का रहेगा, जिसमें फोकस रहेगा ऑन गेनिंग रिलायबल एक्सेस टू द लूनर सरफेस, है ना। लूनर सरफेस की रिलायबल एक्सेस गेन करनी है और डीपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है वहाँ के एनवायरनमेंट की। ठीक है, रोबोटिक मिशन जो है वो लूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर करेंगे, नई टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट करेंगे और नॉलेज गैदर करेंगे कि जो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होगी। उसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा 2029 से लेकर 2032 तक, उसमें नासा जो है वो अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डिप्लॉय करना शुरू करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, अर्ली पावर सिस्टम्स, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़, इन सब से क्या होगा कि ह्यूमन का जो फुटप्रिंट है मून के ऊपर वो बढ़ेगा और इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स मिशंस हैं उसको हम इनेबल कर पाएंगे। इसके बाद जो उसका तीसरा फेज़ होगा वो मतलब उसकी जो एंड टाइम लाइन है वो नहीं डिसाइडेड है अभी, 2032 के बाद का। इसमें नासा जो है वो क्या करेगा कि परमानेंट लूनर आउटपोस्ट, ठीक है, इनको असेंबल करना शुरू करेगा, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो हैं वो रह सकते हैं और लंबे समय तक रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हैबिटेट्स डेवलप किए जाएंगे, पावर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी क्रिटिकल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो एक एंड्योरिंग ह्यूमन प्रेजेंस की, मतलब वहाँ पर लंबे समय तक जो है फिर ह्यूमन प्रेजेंस जो है वो रहेगी। तो उस चीज़ की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। बट ये एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, कोई ऐसा नहीं कि 2-4 साल 10 साल में हो जाएगा। इट मेड एक मतलब आई कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट कि कितना टाइम लगेगा, बट फिर भी अभी से अब 2026 में हम लोग हैं, 2032 एंड बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो बियॉन्ड का फेज़ मतलब कम से कम अगर आप 3 साल का ही मान के चलते हैं, ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट 10-15 साल 20 साल तो कहीं नहीं जा रहे इसमें, है ना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इन सेशंस को देख रहे हैं और अगर आपको हमारे ये सेशंस किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू कंटिन्यू दीज सेशंस फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो QR कोड UPI ID दी गई है। अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग एक और आर्टिकल देख लेते हैं, वो ये है नोटिस टू एक्टर्स। यहाँ पर कुछ एक्टर्स को जो है वो नोटिस दिया गया है और बेसिकली मामला सरोगेट एड्स को लेकर है। तो क्या है ये केस, देखिए।
तो महाराष्ट्र का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एफडीए है, उसने कारण बताओ नोटिस दैट इज शो कॉज नोटिस जो है वो बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी किया है पिछले हफ्ते। और किस बेसिस पर, मतलब किस चीज़ के लिए किया गया है? जो उनका एडवर्टाइजमेंट है फॉर विमल इलायची, ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि वो विमल पान मसाला का सरोगेट ऐड है। ठीक है, वो ऐड आपने देखा होगा, बोलो जुबा केसरी, तो ये वही वाला ऐड है ना, कि उसमें मतलब दिखाया जाता है कि वो विमल इलायची का ऐड है, बट वो एक तरीके से विमल पान मसाले का ऐड चल रहा है, ठीक है, सरोगेट ऐड है। तो इस नोटिस में जो है इन तीनों एक्टर्स को ये कहा गया है कि वो इस रोल में जो उनकी भूमिका है, जो ऐड है, ठीक है, जो उनका रोल है इस ऐड में, उसको समझाएं, एक्सप्लेन करें। और विच इन दी एफडीए's असेसमेंट क्रिएट्स एन एसोसिएशन विद द विमल पान मसाला ब्रांड, क्योंकि ये विमल पान मसाला ब्रांड के साथ एक उनके एसोसिएशन को दिखाता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से बैन है, ठीक है, और ये माना जाएगा कि ये उसका इनडायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लेटेस्ट एक्शन यहाँ पर उठाया गया है, ये फर्स्ट इंस्टेंस है ऑफ द रेगुलेटर एग्जामिनिंग सरोगेट एडवर्टाइजिंग इवन एज इट रैम्स अप इट्स क्रैकडाउन ऑन गुटखा एंड पान मसाला कंटेनिंग टोबैको और निकोटिन। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में तंबाकू या जो पान मसाला है जिसमें ये गुटखा या पान मसाला जिसमें तंबाकू या निकोटिन होता है वो बैन है। तो उस तरीके का ये इन्होंने जो इस तरीके की मतलब जो इसको क्रैकडाउन करना शुरू किया है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब इस तरीके के सरोगेट ऐड को लेकर कोई नोटिस वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पर नोटिस में क्या कहा गया है, देखिए, महाराष्ट्र ने, मैंने आपको बताया कि गुटखा और पान मसाला जिसमें टबैको या निकोटिन है, उसको 2012 से इन्होंने बैन किया हुआ है अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2A ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एंड द प्रोहिबिशन इज रिन्यूड एनुअली, और हर साल ये प्रोहिबिशन जो है वो बढ़ाया जाता है। और अभी जो करंट रिन्यूअल है वो 13 जुलाई 2026 से चल रहा है। एफडीए के अनुसार जो विमल इलायची का ऐड है, ठीक है, जो उसमें प्रेजेंटेशन है, जो डायलॉग है, प्रोडक्ट नेम है, और जो मार्केट कंटेक्स्ट है, वो एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है कि ओवर वेदर इट कंस्टिट्यूट्स इनडायरेक्ट और सरोगेट प्रमोशन ऑफ द प्रोहिबिटेड टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके के जो सरोगेट एड्स है ना, वो सिर्फ ये वाला केस नहीं है। जैसे आपने कई सारे एड्स देखे होंगे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जैसे सीग्रिम्स का एक ऐड आता है, ठीक है, या फिर एक पहले से वो ऐड आता था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप में और बैक पाइपर, शायद ऐसा कुछ ऐड आता था, ठीक है। या वो कुछ ऐड आते हैं मतलब जो ब्रांड है एल्कोहलिक बेवरेजेस के, ठीक है, जैसे सीग्रिम भी एक एल्कोहलिक बेवरेज का ब्रांड है, ठीक है, या बैक पाइपर भी जो है वो एक एल्कोहलिक बेवरेज का ब्रांड है, बट वो प्रमोशन मतलब ऐड में किस चीज़ को दिखाते हैं, सोडा, ठीक है, सोडा दिखाया जाता है। जैसे आई थिंक किंगफिशर का भी शायद आता था, किंगफिशर सोडा ऐसा करके, तो वो सबको पता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है तो विमल, अब कहने को विमल इलायची का ऐड है वो, है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को पता है, मतलब जो उस चीज़ को कंज्यूम करता है उसको पता है कि विमल इज नॉट एन इलायची, ठीक है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप बाजार में जाके खरीदने जाएंगे तो आपको विमल इलायची तो शायद कहीं मिलेगी भी नहीं, आपको विमल गुटखा पान मसाला जो है वही सब मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं। तो रेगुलेटर का ये कहना है कि ये जो तीनों एक्टर्स हैं वो इसमें एज अ ब्रांड एंडोर्सर्स, मतलब ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, और उनका जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है उसको बेसिकली जो एफएसएस एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के वेरियस प्रोविजन के अंदर एग्जामिन उसको करना चाहिए। अब यहाँ पर जो लॉ है वो क्या कहता है, देखो, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने नोटिफाई की हुई है गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन 2022, ठीक है, इन्होंने गाइडलाइन जारी की है 2022 में। इस गाइडलाइंस में जो है वो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन किया गया है। अब सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या है? किसी भी ऐसे गुड्स, प्रोडक्ट या सर्विसेज का ऐड जिसकी एडवर्टाइजिंग इज अदरवाइज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, ठीक है, कि मतलब जिस चीज़ का आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे टीवी में अगर हम बात करें तो आप अल्कोहल का ऐड नहीं कर सकते, आप इस तरीके के गुटके पान मसाले का ऐड नहीं कर सकते, या फिर आप क्या बोलते हैं, ये सिगरेट वगैरह का ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो बाय, लेकिन आप उस चीज़ का ऐड कैसे कर रहे हो? इस प्रोहिबिशन को आप सरकमवेंट कर रहे हो, है ना, प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन को सरकमवेंट कर रहे हो, और आप पोर्ट्रे कर रहे हो इट टू बी एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अदर गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज द एडवर्टाइजिंग ऑफ विच इज नॉट प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। ठीक है, मतलब वही है कि विमल पान मसाला का या विमल गुटखा का आपको ऐड करना है, तो आप कर तो ऐड विमल का रहे हो, लेकिन आप ऐड कर रहे हो किसका? विमल इलायची का। तो इलायची का ऐड करना जो है वो क्या है? वो प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है, बट आप विमल इलायची की आड़ में आप ऐड कर रहे हो किसका? एक तरीके से विमल गुटके का या विमल पान मसाले का, है ना। तो वो चीज़ है, दैट इज कॉल्ड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ये चीज़ एक बार बहुत पहले भी, मतलब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक 2-3 साल पहले भी ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी, है ना। ये फिर से आ गया। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में, या मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये जो ऐड आपको टीवी में दिखाई देता था, है ना, बोलो जुबा केसरी वाला, ये अब शायद नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि अगर कोई वॉयलेशन होता है तो उसकी पेनल्टीज भी क्लियरली बताई गई हैं।
जो ये है CCPA है, ये आपके मतलब मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स और एंडोर्सर्स के ऊपर इस तरीके के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर 10 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता है। और अगर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशंस होते हैं, मतलब एक बार फाइन लगाने के बाद अगर दोबारा इस तरीके का वॉल्यूशन होता है तो उसमें 50 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है। CCPA जो है वो इस तरीके के जो एंडोर्सर्स हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के, उनको कोई भी एंडोर्समेंट करने के लिए 1 साल या अगर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 3 साल तक का उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर यह लिखा है कि FDA हैज स्टेप्ड अप एनफोर्समेंट अक्रॉस अ रेंज ऑफ फूड सेफ्टी कंसर्न्स फ्रॉम अडल्ट्रेटेड मिल्क and food served at restaurants at the sale of to the sale of junk food in and around schools and manufacture and sale of banned गुटखा and tobacco containing पान मसाला। मतलब इन चीज़ों के ऊपर वो एनफोर्समेंट सख्ती कर रहे हैं। ठीक है। 25 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो FDA है, जो महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग्स, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, इन्होंने बेसिकली 658 जगह पर रेड मारी है ना, जहाँ पर इनको बैंड प्रोडक्ट्स मिले हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने सामान जो है वो जब्त किया है। 519 FIR रजिस्टर्ड की गई हैं और अभी तक 701 लोग इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इन्होंने 78 ऐसे व्हीकल्स, ठीक है, ऐसे वाहन जो है वो जब्त किए हैं जिनमें 6 करोड़ से ज़्यादा का जो बैंड गुड्स है वो ले जाया जा रहा था। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी ये लोग सख्ती कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आप बात समझ गए। मतलब यहाँ पर इस आर्टिकल से मेरा मेन पर्पस था अबाउट योर सरोगेट एड्स समझाना। ठीक है, कि व्हाट इज द सरोगेट एड्स। ठीक है। चलिए, तो यही आज का सेशन था और आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक वगैरह करें। ठीक है। और जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से ये बता दूं कि अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी इसमें हेल्प होगी एंड वी विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस सेशंस फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स कूल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको हाईलाइटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।